हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। ये हमारा पीजीटी बायोलॉजी मैराथन क्लास पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमारी 2 क्लास हो चुकी है जिसमें प्रत्येक में हमने 100 क्वेश्चन देखे हैं। टोटल 200 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इस प्रकार के क्वेश्चन हम शामिल कर रहे हैं जो कि पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं, और जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार के क्वेश्चन हम उठा करके लेकर के आए हैं। थोड़े आपको टिपिकल जरूर लग रहे होंगे, लेकिन विश्वास रखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये लेक्चर आपकी एएमआरएस पीजीटी बायोलॉजी, इसके अलावा जितनी भी पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम है, चाहे वो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, या फिर हम बात करें डीएसएस भी हो, केवीएस पीजीटी बायोलॉजी हो, इन सभी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा नीट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके सिलेबस में भी आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th और 12th क्लास पूछी जाती है, और इन्हीं को फोकस करके सभी क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता सही है? यहाँ पर कौन सा जो करेक्ट मैच किया गया है? देखिए ऐसा का ऐसा क्वेश्चन मैंने फर्स्ट टेस्ट में भी दिया था आपको। ऑप्शन फर्स्ट है काइजमेटा का उपांति भवन। काइजमेटा का उपांति भवन यानी कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, और यहां पर दे रखा स्थूलपट यानी कि पेकिटिन के अंदर। और हम सभी जानते हैं स्थूलपट या पेकिटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होता है। अर्ध गुणसूत्र के भाग का बदलना, ये क्रॉसिंग ओवर, ये आपके पेकिटिन में होता है। स्थूल पट में, युग्म पट में क्या होगा? युग्म पट में हो जाएगा समजात गुणसूत्र का सूत्र युग्मन, ये युग्म पट में होगा। ठीक है ना? यानी कि सिनेप्सिस की जो क्रिया होती है, सूत्र युग्मन की जो क्रिया होती है, ये आपके युग्म पट में होती है, जाइगोट इनके अंतर्गत होती है। पारगंती क्रम या डाइकाइनेसिस में ऐसा नहीं होता है। और डाइकाइनेसिस में होता क्या है, ये क्वेश्चन पूछ ले तो डाइकाइनेसिस में होता है आपका काइजमेटा का उपांति भवन। जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, डाइकाइनेसिस का टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। फोर्थ कह रहा है काइजमेटा का दिखाई देना। काइजमेटा किस में दिखाई देता है? तो ये डिप्लोटिन अवस्था या द्विपट अवस्था के अंदर हमें काइजमेटा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन फोर्थ यहां पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, टर्न ओवर संख्या की परिभाषा क्या है? टर्न ओवर संख्या, टर्न ओवर संख्या की परिभाषा क्या है? तो 102 की हम बात करें तो 102 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। क्रियाधार के मोलों की उत्पाद में, क्रियाधार के मोलों की उत्पाद में प्रति सेकंड परिवर्तित होने वाली संख्या को, प्रति सेकंड परिवर्तित होने वाली संख्या एक मोल एंजाइम के द्वारा, यानी कि कोई भी क्रियाधार है उसको प्रति सेकंड हम जो प्रोडक्ट में बदलते हैं, उत्पाद में बदलते हैं, तो उसके लिए जितने एंजाइम की आवश्यकता होती है या फिर एक मोल एंजाइम की आवश्यकता होती है, तो ये जो बदलने की क्रिया है ये कहलाती है टर्नओवर संख्या कहलाती है। ठीक है ना? ये आपको ध्यान में रखना है। एंजाइम की सक्रियता जो होती है ये टर्नओवर संख्या के समानुपाती होती है। एंजाइम जितना ज्यादा सक्रिय होगा, टर्नओवर की संख्या उतनी ही ज्यादा होगी। 103 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, दो कथन दे रखे हैं ए और बी। ए कह रहा है कॉकरोच में लैंगिक द्विरूपता स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। कॉकरोच में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, ये क्लियरली या फिर कह सकते हैं स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। कारण क्या है कि नर कॉकरोच में गुदासूक उपस्थित, गुदासूक का मतलब क्या होता है? एनल स्टाइल, ये इंपॉर्टेंट है। एनल स्टाइल या गुदासूक उपस्थित होते हैं जो कि मादा कॉकरोच में नहीं पाए जाते हैं। ये इन दोनों में अंतर भी हो गया, और यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि नर में गुदासूक होते हैं, मादा कॉकरोच में अनुपस्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 103 नंबर की हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। दोनों ही सही हैं और दोनों सही से व्याख्या भी कर रहे हैं। डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। और ये किस कारण से? तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स उपस्थित होते हैं जो कि एक में होती है, एक में नहीं होती। जैसे यहाँ पर गुदासूक या एनल स्टाइल होता है, ये नर कॉकरोच में होता है और मादा में नहीं होता है, इसे डायमॉर्फिज्म हम कह सकते हैं। नीचे कथन दे रखे हैं 104 के अंदर। फर्स्ट कथन कह रहा कि मनुष्य का हृदय केवल उपकला, संयोजी और पेशी उत्तक का बना होता है। मनुष्य का हृदय जो होता है केवल उपकला, संयोजी या पेशी उत्तक का बना होता है। सेकंड कथन कह रहा कि संयोजी उत्तक में तंतु शक्ति, प्रत्यास्थता तथा और लचीलापन प्रदान करते हैं। यानी कि जो संयोजी उत्तक होता है
संयोजी ऊतक जो होता है ये क्या करते हैं, तंतु के अंदर शक्ति, प्रत्यास्थता या लचीलापन प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो 104 में आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन, एक मिनट ये क्या हो गया, 104 में थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। एक मिनट ये क्या हो गया भाई, 104 में थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। मतलब फर्स्ट तो गलत दे रखा है, यहाँ पर तंत्रिकाएं भी पाई जाती हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। 105 नंबर का क्वेश्चन है, कितनी अनुरूपता सही है। यहाँ पर कितने हैं जो कि सही मिलान किए गए हैं। एमाइलोप्लास्ट है, कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है, ये बिल्कुल ही सही है। कार्बोहाइड्रेट का संचय करने वाला क्या कहलाता है, एमाइलोप्लास्ट कहलाता है। इलियोप्लास्ट का मतलब होता है जेंथोफिल का संचय, एलुरोप्लास्ट का मतलब प्रोटीन का संचय, क्रोमोप्लास्ट वसा का संचय, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल उपस्थित होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर हम बात करें 105 के अंदर, देखिए एमाइलोप्लास्ट है वो सही दे रखा आपका कि कार्बोहाइड्रेट होता है। एक यहाँ पर जो इलियोप्लास्ट होता है, इलियोप्लास्ट इसका मतलब होता है वसा का संचय, ये गलत हो जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे। तो वसा का संचय करता मतलब एक ये गलत दे रखा है इलियोप्लास्ट। एलुरोप्लास्ट होता है ये प्रोटीन का संचय करता है, एलुरोप्लास्ट ये बिल्कुल ही सही है, प्रोटीन का संचय करता है, तो ये सी सही है और ए सही है यहाँ पर। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट है ये जो जेंथोफिल है इसका संचय करता है, क्रोमोप्लास्ट जेंथोफिल का संचय करता है, ठीक है, ये गलत दे रखा है, एक ये गलत हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर अनुरूपता सही पूछे तो ए सही है और सी है और ई सही है, मतलब 3 सही है। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। 106 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता गलत है। यहाँ पर कौन सा है जो कि इनकरेक्ट मैच किया गया, गलत मैच कौन सा किया गया है। सूक्ष्मकाय जो माइक्रोबॉडीज होती हैं, साइकस सूक्ष्मकाय माइक्रोबॉडीज कॉकरोच में, गुणसूत्र बिंदु युगलिना, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो 106 की हम बात करें तो 106 में जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ये सभी गलत दे रखी, सभी गलत मैच किए गए। 107 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित 2 कथन दे रखे हैं, इनमें कथन ए और कथन बी कारण आर दे रखा है। ए कह रहा कि जब हीम समूह पर ऑक्सीडेज एंजाइम से हटता है, हीम समूह है ये परऑक्सीडेज एंजाइम से रिमूव होता है या अलग होता है, तब परऑक्सीडेज एंजाइम की सक्रियता समाप्त हो जाती है। परऑक्सीडेज एंजाइम होता है जिसमें हीम समूह उपस्थित होता है, जब ये हीम समूह इस परऑक्सीडेज एंजाइम से अलग होता है तो इसकी सक्रियता समाप्त हो जाती है। अभिकथन ये कह रहा है। कारण क्या है इसका, एंजाइम की उत्प्रेरक सक्रियता घट जाती है, जो उत्प्रेरण सक्रियता होती है, कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है समाप्त हो जाती है जब सहकारक एंजाइम से हट जाता है, सहकारक से एंजाइम से हटता है तब। तो 107 की हम बात करें तो यहाँ पर दोनों ही सही दे रखे हैं और ये ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। और यहाँ पर ये भी ध्यान में रख लेना, ये पादप और जंतुओं में पाए जाते, दोनों में ही देखने को मिलते हैं। 108 नंबर का क्वेश्चन है, हवा द्वारा परागण होने वाले पुष्पों में क्या लक्षण होते हैं। वायु के द्वारा जो परागण की क्रिया होती है पुष्पों में, इसके लक्षण क्या होते हैं। परागण हल्के और चिपचिपाट रहित होते हैं, अनावर्त पुंकेसर और फेदरी वर्तिकाग्र, पंखीय जो वर्तिकाग्र होते हैं। यह पुष्प प्राय प्रत्येक अंडाशय में एक बीजांड रखते हैं और डी कह रहा उपरोक्त सभी। तो 108 के अंदर आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। सभी सही दे रखे हैं यहाँ पर, ये सभी लक्षण होते हैं जो वायु के द्वारा परागित पुष्प होते हैं। 109 नंबर का क्वेश्चन है, पुष्पीय पादपों में निम्नलिखित कौन सी युक्तियां अंतः प्रजनन अवनमन को प्रोत्साहित करती है। पुष्पीय पादपों में कौन सी युक्तियां, डिवाइसेज हैं जो अंतः प्रजनन यानी इनब्रीडिंग या अंतः प्रजनन अवनमन डिप्रेशन को प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पर कौन सा है जो अवनमन या फिर अंतः प्रजनन अवनमन या अंतः प्रजनन जो डिप्रेशन है इसको प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये सभी गलत दे रखे। 110 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम स्पीड से चलने की प्रयास करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 100 करने हैं। कथन कह रहा कि अगर परागण की क्रिया परागकण की कायिक कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है
तब परागनलिका का निर्माण नहीं होता। अगर परागण की जो कायिक कोशिका है ये क्षतिग्रस्त हो जाती है तो परागनलिका का निर्माण नहीं होगा, ये कथन करा। कारण क्या है इसका कि परागकण की जनन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण करती है। परागकण की जनन कोशिका है ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण करती है। तो देखिए यहाँ पर 110 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ए बिल्कुल सही है क्योंकि कायिक कोशिका जो होती है यही क्या करती है, पराग नलिका का फॉर्मेशन करती है। आर यहाँ पर गलत दे रखा है कि परागकण की जनन कोशिका, परागकण में जो जनन कोशिका है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा दो नर युग्मक का निर्माण करती है, ये गलत है यहाँ पे। 111 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गुण अंतःशोषण इनहिबिशन, विसरण, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बीच समान है। ये तीन प्रक्रियाएं दे रखी हैं, इम्बिशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। इसमें कौन सी प्रक्रियाएं हैं या कौन से गुण हैं जो इन तीनों में समान होते हैं? एक मिनट, इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। केवल जो फर्स्ट दे रखा सभी निष्क्रिय प्रक्रियाएं हैं, अंतःशोषण, विसरण, प्रासरण, ये सभी क्या है, निष्क्रिय प्रक्रियाएं हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसमें जो एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट होते हैं ना वो तीनों में ही समान होते हैं, ठीक है ना। तीनों की एग्जाम्पल हो जाएंगे। 112 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुरूपता सही है, इनमें से कौन से हैं जो कि सही मैच किया गया है? तो 112 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जल विभव पास्कल। ये पहला ही सही है यहाँ पर। इसके अलावा हम और सही करने का प्रयास करें तो यहाँ पर जल विभव तो पास्कल हो जाएगा। और विलय विभव जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है, ये ध्यान में रख लेना। और दाब विभव प्राय धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। विलय विभव है ये हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है। और दाब विभव ये याद रख लेना, ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। सल्फर एक अवयव है, सही। सल्फर किसका अवयव है? थायमिन का, अमीनो अम्ल का, लेसिथिन का या बहुत सारे कोएंजाइम का। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। तो 113 में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ मतलब बी और डी आपका हो जाएगा। यहाँ पर बी है, कुछ एमिनो एसिड्स होते हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है और कुछ कोएंजाइम होते हैं जिनमें सल्फर उपस्थित होता है। तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। जल विभव और ओस्मेटिक विभव शुद्ध जल का होता है। शुद्ध जल का एक तो जल विभव वाटर पोटेंशियल और एक ओस्मेटिक पोटेंशियल है, ये कितना होता है शुद्ध जल का? तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखने की जरूरी है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फोर्थ राइट हो जाएगा। दोनों का शून्य होता है, जल विभव भी जल का क्या होता है, शून्य होता है, और ओस्मेटिक विभव भी शून्य होता है। 115 नंबर का क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में होता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण है ये स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में होगा? नीले या लाल में, नीले या हरे में? हरे में तो बिल्कुल ही नहीं होता है, हरा आ गया, यहाँ पर भी हरा आ गया, मतलब ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नीले और लाल के अंदर क्या होता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, क्लोरोफिल बी का रंग होता है। क्लोरोफिल बी का रंग कैसा होता है? पीला हरा, पीला नारंगी, नीला हरा, बैंगनी हरा। तो 116 के अंदर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, पीला हरा रंग होता है। जबकि चमकीला हरा नारंगी जो रंग होता है वो क्लोरोफिल ए का होता है। कितने अनुरूपता सत्ते यहाँ पर कितने हैं जो कि सही मैच किए गए हैं ये बताना। एक तो ग्लिसन्स कैप्सूल है, पेंक्रियाज के चारों ओर होते हैं क्या? पित्ताशय सबसे छोटी पाचक ग्रंथि, ग्लिसन्स कैप्सूल यकृत, ये तो सही है आपका, मतलब ये सही है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पित्ताशय ये भी सबसे छोटी पाचक ग्रंथि, ये भी गलत है। जठर ग्रंथि आंत को कहती है, ये भी गलत है। लिबन खून परगुहिका या आंत में, ये ठीक है। दो सही यहाँ पे दे रखे हैं तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। दो ही सही दे रखे हैं, एक तो ये ग्लिसन्स कैप्सूल है यकृत की चारों ओर, यकृत में हो, यकृत से संबंधित है। लिबर खून परगुहिका, जो लिबर खून क्रिप्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं? इंटेस्टाइन में होते हैं, आंत में होते हैं। अब थोड़ा सा इनके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए जो पित्ताशय होता है ये सबसे बड़ी छोटी पाचक ग्रंथि नहीं होती है, ये तो पित्तरस का क्या करती है? स्टोर करने का काम करती है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है, स्टोर पित्ताशय में होता है।
ग्लिसन्स कैप्सूल बता दिया। एक जठर ग्रंथि की बात करें तो ये आमाशय से संबंधित है, ठीक है ना। ये दो यहाँ पर गलत दे रखी हैं जो आपको ध्यान में रखने। अरे क्या हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 118, स्तंभहस्त और सेकंड को मिलाना है। ये आपके श्वसन तंत्र से संबंधित है। 118 की हम बात करें तो 118 में हो जाएगा, देखिए ज्वारीय आयतन है, तो ज्वारीय आयतन ये हो जाएगा आपका वायु का 50 ml। ज्वारीय आयतन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, वायु का 50 ml होता है, ठीक है। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हो जाएगा आपका वायु का 2500 से 3000 ml हो जाएगा, 2500 से 3000 ml। फिर निःश्वसन सुरक्षित आयतन यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये हो जाएगा आपका 1000 ml, वायु का 1000 ml हो जाएगा। अवशिष्ट आयतन की हम बात करें तो अवशिष्ट आयतन हो जाएगा आपका 1100 से 1200 ml, ठीक है। और जैव क्षमता या वाइटल कैपेसिटी जो है ये हो जाएगी आपकी 4000 से 4600 ml, और इसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। 119 नंबर का क्वेश्चन है, स्तंभहस्त और सेकंड को सही मिलान करना है, और नीचे कूट दे रखी हैं, उन कूट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। देखिए लसिका तंत्र, लसिका तंत्र हो जाएगा रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्तकीय द्रव्य का वापस आना, ये होगा क्या। 119 की हम बात करते हैं तो 119 में हो जाएगा, हाँ लसिका तंत्र हो जाएगा रुधिर परिसंचरण तंत्र में उत्तकीय द्रव्य का वापस आना। फुफ्फुसी शिरा, फुफ्फुसी शिरा क्या करती है, ऑक्सीकृत रक्त का सेवन करती है फुफ्फुसी शिरा। सामान्यतः शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, अनऑक्सीकृत रक्त होता है, लेकिन जो फुफ्फुसी शिरा या पल्मोनरी वेन होती है इसमें आपका ऑक्सीजन युक्त रुधिर प्रवाहित होता है। थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट रुधिर स्कंदन से संबंधित होते हैं, और लिम्फोसाइट है ये आपके प्रतिरोधी प्रतिरक्षा या प्रतिक्रिया के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। 120 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता मानव मनुष्य के लिए गलत है। मनुष्य के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पर कौन सा जो इनकरेक्ट मैच किया गया, गलत मैच किया है। देखिए शुक्राणुजन, स्पर्मेटोगोनिया में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 गुणसूत्र होते हैं क्या। श्रावी प्रावस्था आर्द्रव चक्र की सबसे छोटी प्रावस्था होती है। अंडोत्सर्ग 24वें दिन होता है, और फोर्थ है सभी, तो यहाँ पर मेरे को तो सभी गलत लग रहे हैं। 120 की हम बात करें तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, सभी गलत दे रखे, फोर्थ ऑप्शन सभी गलत है। देखिए श्रावी प्रावस्था या रक्त स्राव की प्रावस्था ये 3 से 4 दिन होती है। शुक्राणुजन है या फिर स्पर्मेटोगोनिया में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, बाद में इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तब 23 बचते हैं जो शुक्राणु में होते हैं। अंडोत्सर्ग 14वें दिन होता है, ये भी याद रखें। 121 नंबर का क्वेश्चन है, क्या होगा यदि जठर ग्रंथि की पैराइटल सेल के श्रावण को एक अवमंदक के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाए। ये क्वेश्चन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या होगा यदि जठर ग्रंथि की जो पैराइटल कोशिकाएं हैं के श्रावण को एक अवमंदक के द्वारा ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा। 121 में हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, HCl का श्रावण कम हो जाएगा, और इसके श्रावण कम होने से इसकी अनुपस्थिति में जो पेप्सिनोजन है वो सक्रिय पेप्सिन में नहीं बदल पाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 122 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा यहाँ पर जो कि सही दे रखा है। तो 122 की हम बात करते हैं तो 122 में हो जाएगा, देखिए कौन सा सही। एक तो हृदय निकास प्रवाह आयतन पर निर्भर करता है, कार्डियक आउटपुट जो होती है ये स्ट्रोक आयतन पर निर्भर करती है, ये ठीक है। इसके बाद में देखिए रक्त कैपिलरी एक लेयर की बनी होती है, एक लेयर की बनी होती है, जो ब्लड कैपिलरी होती है ना ये सिंगल वॉल्ड होती है, ये भी सही है। मनुष्य में हिपेटिक पोर्टल तंत्र होता है, ये भी आपका सही है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है मनुष्य के अंदर, इंपोर्टेंट है, तो यहां पर ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कर दिए, सुमेलित करना है और सुमेलित करके नीचे कोड के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना। देखिए एडिनिन व्युत्पन्न की हम बात करें तो एडिनिन व्युत्पन्न हो जाएगा काइनेटिन, एडिनिन व्युत्पन्न कौन हो जाएगा, काइनेटिन हो जाएगा। टर्पिन व्युत्पन्न पूछ ले तो टर्पिन व्युत्पन्न आपका जिब्रेलिक एसिड हो जाएगा। गैसीय हार्मोन इथाइलिन होता है, और अंतिम जो कैरोटिनोइड्स का व्युत्पन्न ये एब्सिसिक एसिड हो जाए, तो ऑप्शन थर्ड इसी में दे रखा है एक में, तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाए। एटीपी संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन ग्राहक का सही क्रम क्या है, एटीपी संश्लेषण में
इलेक्ट्रॉन ग्राहक का सही क्रम क्या है? तो एटीपी संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन ग्राहक का सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले जो होगा वो साइटोक्रोम बी आ जाएगा। साइटोक्रोम बी किस में दे रखा है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में दे रखा है। ठीक है, साइटोक्रोम बी के बाद में क्या आएगा? साइटोक्रोम बी के बाद में आ जाएगा आपका C1। C1 इसमें नहीं, तो ये भी गलत, ऑप्शन 4 राइट होगा। सबसे पहले साइटोक्रोम बी, C1, C, A और A3। 4 कार्बन रखने वाले यौगिकों की कुल संख्या क्रेब्स चक्कर में होती है। 4 कार्बन रखने वाले, यानी कि क्रेब्स चक्कर के अंदर जो प्रोडक्ट या जो पदार्थ होते हैं, उन यौगिकों के अंदर कितने ऐसे हैं जो कि 4 कार्बन युक्त होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने की आवश्यकता है। मैं इनके कुछ नाम बता देता हूं। देखिए, एक तो होता है सक्सिनिक अम्ल, सक्सिनिक को एंजाइम होता है, सक्सिनिल को एंजाइम जो कि 4 कार्बन युक्त होता है। ठीक है, एक सक्सिनिक अम्ल होता है जो 4 कार्बन युक्त होता है। एक फ्यूमेरिक अम्ल होता है जो कि 4 कार्बन होता है। मेलिक अम्ल बनता है फ्यूमेरिक अम्ल के बाद में ही, जो कि 4 कार्बन युक्त होता है। और एक ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है जो कि 4 कार्बन युक्त होता है। टोटल कितने हो गए? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सक्सिनिक एसिड हो जाएगा, फ्यूमेरिक एसिड, मेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे? ये टोटल होते हैं 5। ऑप्शन 3 आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कुल पादपों का चयन करें जो मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम दर्शाते हैं। मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम है वो इनमें से कौन? एक कांड भी हम कह सकते हैं जिसे। मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम इनमें से कौन है जो दर्शाता है, और ये बताना कितने दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 में क्या होगा? तो यहां पर देखिए सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 10 ऐसे हैं इसमें जो कि क्या दर्शाते हैं? मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम दर्शाते हैं। एक बार देखिए, यहां पर देखिए ट्राइकार्पेलरी गाइनोशियम है वो तो लीलियेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। ट्राइकार्पेलरी गाइनोशियम, टूलिप, एलो और कोल्चिकम एस्पेरेगस, टूलिप, एलो, कोल्चिकम, एस्पेरेगस, ये इसके एग्जाम्पल है। मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम है, ये आपका फेबेसी कुल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कितने अनुरूप जीवों की उनकी गुणसूत्र संख्या सही दे रखी है। यहां पर सही कितने हैं जो कि मिलान किए गए हैं? तो देखिए यहां पर घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? घरेलू मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या होती है 8। ठीक है, और मक्का में कितनी होती है? मक्का में हो जाएगी आपकी 20। मक्का में 20 होती है। और एक बीच में और ऐड कर लेना, एक बिल्ली में पूछ ली जाती है तो बिल्ली में होती है 38, क्योंकि आगे 38 दे रखा ना ऑप्शन में, तो बिल्ली में 38 होती है। आलू में 48 होती है। ठीक है, अब कुत्ते की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुत्ते में 38 तो नहीं होती है, कुत्ते में होती है 72 होती है, 78। तो यहाँ पर घरेलू मक्खी में 8, मक्का में 20, कुत्ता में 78 और आलू में 48 होती है। ये सही दे रखी है, तो मतलब एक ही सही है, यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नीचे दिए गए चित्र में नर मनुष्य के जनन तंत्र में किन संरचनाओं के द्वारा सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण होता है? सेमाइनल जो प्लाज्मा या सेमाइनल फ्लूइड है उसका निर्माण इनमें से किन के द्वारा होता है, ये बताना है। तो 128 की हम बात करते हैं, तो 128 में देखिए यहाँ पर कौन कौन से होते रहे यार, बीच बीच में क्या थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। एक मिनट रुको। हाँ, अब देखिए सेमिनल फ्लूइड का निर्माण, देखिए एक तो आपका सेमाइनल फ्लूइड ये ए आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में ये वाला जो है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें। और सी के बाद में देखिए यहाँ पर 128 ए आ गया, सी आ गया और ये बी भी हो जाएगा, ये वाला, ये प्रोस्टेट ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, तो ए बी सी हो जाएगा, डी नहीं होगा, ए बी सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा जो कि गलत दे रखा है? आरएनए अनुकूलक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, डीएनए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, गलत पूछा है। तो यहाँ पर देखिए गलत कौन सा होगा? 129 के अंदर जो आंसर हो जाएगा वो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। डीएनए उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं करता है, आरएनए है वो अनुकूलक होता है, ये कैटालिटिक के रूप में कार्य करता है, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
आरएनए डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, ये भी ठीक है। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक गलत मिलान में है? यहाँ पर ये प्रतीक चिन्ह दे रखे हैं, कौन से हैं जो कि गलत मिलान किए गए हैं? तो 130 में हो जाएगा, गलत मिलान पूछा है तो सेकंड सी और डी गलत है। ये गलत किया गया मिलान, ये गलत, यानी कि ये सही है आपका नर, और ये लिंग का उल्लेख करता है, ये भी सही है। तो सी और डी में क्या होगा, देखिए ये प्रभावित नहीं होती है, ये अप्रभावित 5 अप्रभावित संतति हो गया, और ये मैटिंग, समरक्त मैटिंग नहीं, मैटिंग हो जाएगा मैटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन राइट होगा, जो कि गलत है। कथन फेस्ट और कथन और कारण दे रखा। कथन कह रहा है कि पक्षियों में मादा प्रोजनी का लिंग निर्धारण करती है। पक्षियों में जो फीमेल डिसाइड सेक्स होता है, फीमेल प्रोजनी होती है, वो लिंग निर्धारण करती है। कारण है पक्षियों में मादा विषम युग्मक उत्पन्न करती है। देखिए हमारे अंदर मेल जो होता नर होता वो विषम युग्मक पैदा करता है, जबकि पक्षियों में मादा विषम युग्मक पैदा करती है, और इसमें मादा ही क्या करती है, लिंग का निर्धारण करती है। तो दोनों सही दे रखी हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रही हैं, तो ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। अब आता है 132 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता है सत्य? गलत कौन सा है? यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है। तो डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, ये बिल्कुल ही सही दे रखा है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, ये भी बिल्कुल सही है। ये आपका ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है, ट्राइसोमी। ये मोनोसोमी का एग्जाम्पल है, मोनोसोमी। एक गुणसूत्र कम हुआ, यहाँ पर एक गुणसूत्र बढ़ा है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 47 गुणसूत्र, ये भी सही है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 हो जाएगा। सभी सही दे रखे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक रूपांतरित सिद्धांत जीव रासायनिक लक्षण में सम्मिलित नहीं है? कौन सा निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक रूपांतरित सिद्धांत जीव रासायनिक लक्षण में सम्मिलित नहीं है? इन वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं, तो इनमें से कौन सा वैज्ञानिक है जो इस सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकक्लोड, मैककार्टी और जैकब मोनार्ड नहीं है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, जैकब मोनार्ड। दिए गए चित्र के लिए सही विकल्प का चयन करना। चित्र दे रखा है और इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। ये मानव जीनोम परियोजना से संबंधित है, और यहाँ पर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 134 में क्या आंसर होगा? ये मानव जीनोम परियोजना का निरूपक है, मानव जीनोम परियोजना। 135 है, बहुत सारे अमानवीय प्रतिरूप जीव हैं, बहुत सारे अमानवीय प्रतिरूप जीव हैं जिनमें जीनोम के अनुक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अमानवीय प्रतिरूप जीव हैं, यानी कि मानव नहीं है और उनके बारे में जो जीनोम है, उनके अनुक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है मानव के अलावा। तो यहाँ पर देखिए 135 की हम बात करें तो 135 में आपका फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी हैं जिनके जीनोम के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है। एक 136 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का आपको पता करना है। यहाँ पर सही कथन कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर हृदय पेशी उत्तक एक संकुचनशील उत्तक होता है जो केवल हृदय में पाया जाता है। ये जो पेशियां होती है केवल हृदय में उपस्थित होती है, ये आपका सही होगा। थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शंस जो राइट है या फिर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं वो तो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शंस में से कोई एक सही दे रहा तो वो पढ़ने की वहां पे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, इस कारण से टाइम ज्यादा वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं। तो हम फटाफट से इनके आंसर भी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्परिवर्तन प्रजनन के द्वारा विकसित हुआ है? इनमें से कौन सा उत्परिवर्तन है जो प्रजनन के द्वारा उत्प्रेरित हुआ है, प्रजनन के द्वारा विकसित हुआ? उसे हम मूंग बीन कहते हैं, मूंग बीन, ठीक है। वाहित मल उपचार प्लांट में, वाहित मल उपचार प्लांट या इसे ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाहित मल उपचार प्लांट में वाहित मल के उपचार में उपयोग होने वाले टैंकों का सही क्रम क्या है? यानी कि वाहित मल उपचार प्लांट है, उसके अंदर कोई भी वाहित मल है या अपशिष्ट है, सीवेज है, उसको हम क्या करते हैं, उपयोग में लेते हैं। तो उनमें जो टैंक काम में लिए जाते हैं उनका सही क्रम क्या होगा? तो यहां पर हम बात की सही क्रम हो जाएगा। देखिए सबसे पहले प्राथमिक सेटलिंग टैंक होगा, फिर वायवीय टैंक और फिर द्वितीयक सेटलिंग टैंक,
और फिर अवायवीय अपक्ष पाचित्र या एनारोबिक स्लूज डाइजेस्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा राइट आंसर। 139 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य के रक्त में इम्यूनोग्लोबिन का सही बढ़ता क्रम है? यानी कि मनुष्य के रक्त में इम्यूनोग्लोबिन का जो बढ़ता हुआ क्रम है वो नीचे दे रखा है, इनमें से कौन सा है जो कि सही दे रखा है, ये आपको बताना है। तो यहां पर हम बात करें तो देखिए सबसे ज्यादा होगा आपका इम्यूनोग्लोबिन जी, फिर इम्यूनोग्लोबिन ए है ये कम, इससे कम होगा, फिर इम्यूनोग्लोबिन एम और फिर इम्यूनोग्लोबिन डी और फिर इम्यूनोग्लोबिन ई। तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कितने जन्मजात रोग हैं? इनमें से कितने हैं जो कि जन्मजात रोग हैं? तो 140 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए हीमोफीलिया है, जन्मजात है ये तो, टाइफाइड, एड्स नहीं, न्यूमोनिया, मलेरिया, ये तो आपके देखिए टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी से होता है, एड्स ये HIV वायरस से होता है, न्यूमोनिया है ये माइक्रोबैक्टीरियम न्यूमोनिया से होता है, मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर उसके द्वारा होता है, तो ये प्रोटोजोन्स जनित रोग है ये। और ये जो चारों हैं ये आपके जन्मजात नहीं है, ठीक है, जन्मजात केवल हीमोफीलिया है, मतलब ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। बंध्यता का कारण क्या है? बंध्यता, इनफर्टिलिटी का कारण क्या हो सकता है? शारीरिक तथा जन्मजात रोग हो सकते हैं, औषधि प्रतिरक्षात्मक हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकते हैं। तो फोर्थ कह रहा है यहाँ पर सभी, तो यहाँ पर सभी हो सकते हैं, कोई सा भी कारण हो सकता है बंध्यता। निम्नलिखित में से कौन सी घटना मादा मनुष्य से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सी घटना है, इजी सा क्वेश्चन है, मादा मनुष्य से संबंधित नहीं है। देखिए रज्जो दर्शन होता है जब पहला जो मासिक चक्र धर्म शुरू होता है या मासिक स्राव शुरू होता है तो उसे मीनार्च कहते हैं। दूसरा रज्जो निवृत्ति, जो अंतिम मासिक चक्र आता है वो उसे मेनोपेज या रज्जो निवृत्ति कहते हैं। निषेचन है ये भी मादा के अंदर ही होता है, मेंस्ट्रुएशन या निषेचन की जो क्रिया होती है ये मादा में होती है। गर्भाविधि या जेस्ट्रेशन, तो यहाँ पर कौन सी घटना है जो मादा मनुष्य से संबंधित नहीं है? 142 की हम बात करें तो 142 में यहां पर देखिए, एक मिनट, अच्छा नहीं संबंधित है, ये है, सॉरी मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ लिया कि कौन सी घटना जो मादा मनुष्य से संबंधित है, ये है। तो यहां पर सभी हो जाएंगी, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। किस विधि में विजातीय डीएनए एक जंतु कोशिका के केंद्रक के अंदर सीधे तौर पर इंजेक्टेड किया जाता है? यानी कि इनमें से कौन सी विधि है जिसमें कोई भी फॉरेन डीएनए या जो विजातीय डीएनए है उसको जंतु कोशिका के केंद्रक में सीधे तौर पे इंजेक्ट किया जाता है? तो सीधे तौर पे इंजेक्ट करने के लिए जो मेथड होती है वो मेथड कौन सी है यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर आपका जो मेथड हो जाएगी वो माइक्रो इंजेक्शन हो जाएगी। इंजेक्शन के द्वारा ही क्या करते हैं, इसको सीधा का सीधा इंजेक्ट किया जाता है। बायोरिएक्टर के विषय में कौन सा कथन सत्य है? बायोरिएक्टर के विषय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। बायोरिएक्टर से संबंधित हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन आपका फोर्थ हो जाएगा। ये वे पात्र हैं जिनमें कच्चे पदार्थों से जैविक रूप से विशिष्ट पदार्थों में परिवर्तन किया जाता है। कच्चे पदार्थ काम में लेते हैं और उनसे विशिष्ट पदार्थ बनाए जाते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा जीवाणु में मानव प्रोटीन का उत्पादन संभव क्योंकि? आनुवांशिक जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसके द्वारा जीवाणु में मानव प्रोटीन का उत्पादन संभव हुआ है। जीवाणु में मानव प्रोटीन का उत्पादन संभव हुआ है और ये किस कारण से हुआ है ये आप बताना है। तो 145 में हम बात करें तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि आनुवांशिक कोड जो होते हैं, जेनेटिक कोड जो होते हैं, ये लगभग सभी में सार्वभौमिक होते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार का जीव ले लो, सभी में ये जिस अमीनो अम्ल को कोड करते हैं वो ही उसी जीव के अंदर करेंगे। सभी जीव में समान रूप से कोड करते हैं ये, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर। 146 नंबर का क्वेश्चन है, एड्रिनल जोना ग्लोमेरुलेशा में ट्यूमर के कारण यहां से उत्पादित हार्मोन की अत्यधिक मात्रा बन रही है। एड्रिनल जोना ग्लोमेरुलेशा में एक ट्यूमर बन जाता है जिसके कारण यहां से जो हार्मोन निकलता है उसकी मात्रा लगातार बढ़ रही है। इस ट्यूमर के कारण रोगी में से क्या लक्षण दिखाई देंगे? जो हार्मोन की मात्रा बढ़ रही है उसके कारण जो ट्यूमर है, तो रोगी में इससे कौन कौन से लक्षण हमें दिखाई देंगे ये आपको बताना है। तो 146 की हम बात करें तो 146 में आपका आंसर हो जाएगा। इसमें होता क्या कि ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इसका आंसर बता देता हूं कि रुधिर में सोडियम का अधिक हो जाना, रुधिर है उसमें सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी। देखिए एड्रिनल जोना ग्लोमेरुलोसा है, इससे एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होता है
और ये रीनल ट्यूबुल पर कार्य करता है, यानी कि नेफ्रॉन पर कार्य करता है, और वहां पर क्या करता है, सोडियम और जल के अवशोषण को, सोडियम और जल का पुनः अवशोषण करता है, और पोटेशियम जो आयन है, पोटेशियम और फॉस्फेट आयन, इनको बाहर प्रेरित करता है या बाहर निकालता है। तो एल्डोस्टेरोन है, इसका अधिक स्रावन होगा और इस कारण से सोडियम स्तर है वो बढ़ जाएगा ब्लड के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता सत्य है, कौन सा यहाँ पर सही दे रखा है, और नीचे कोड के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। तो 147 की हम बात करें तो इसमें देखिए, राइजनर्स झिल्ली, कोकलिया, अंध बिंदु जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, तो ये आपकी कॉर्निया, ये हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। प्रकाश ग्राही कोशिकाएं अनुपस्थित होती है यहाँ पर। अंध बिंदु या जिसे हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, यहाँ पर प्रकाश ग्राही कोशिकाएं नहीं पाई जाती। ठीक है। कर्णपटल झिल्ली जो होती है बाह्यकर्ण में होती है, कर्णपटल झिल्ली बाह्यकर्ण में, और श्वेत पटल कहते हैं कॉर्निया को। कहने का मतलब फर्स्ट और फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन फर्स्ट ही आपका राइट हो जाएगा। 148 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संलग्नता के लिए सत्य है। संलग्नता यानी कोडोमिनेंस या लिंकेज जिसे हम कहते हैं, संलग्नता यानी कि लिंकेज के लिए कौन सा कथन है जो लिंकेज यानी कि संलग्नता के लिए सही है। तो 48 की हम बात करें तो 48 है ऑप्शन, यहां पर हम बात करें, देखिए जीन के साथ साथ वंशागति की वर्ती संलग्नता कहलाती, जीन के साथ साथ वंशागति की वर्ती, टेंडेंसी जिसे हम कहते हैं, टेंडेंसी। संलग्नता पेरेंटल गुणों को एक साथ रखने में सहायता करती है, भी ठीक है। संलग्नता पुनर्योजन की व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो लिंकेज है ये क्रॉसिंग ओवर के समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्रॉसिंग ओवर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। पुनर्योजन के कारण संलग्नता टूट जाती है, ये अर्धसूत्री विभाजन के कारण होता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पर ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा, थर्ड राइट हो जाएगा। और थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि जो संलग्नता होती है ये क्रॉसिंग ओवर, उसके तो क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, और रिकॉम्बिनेशन जो होता है उसके भी व्युत्क्रमानुपाती। 149 है ट्राइसेरेटोपस और स्टेगोसोरस के बीच निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ट्राइसेरोटोपस और स्टेगोसोरस के बीच निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये कुछ जंतुओं के नाम दे रखे हैं, कौन से विलुप्त हो चुके हैं, कौन से जीवित हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर कोड के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए दोनों विलुप्त जंतु हैं और दोनों ही सरीसृप हैं, एक प्रकार के ये डायनासोर के ही प्रकार है ये, और ये आपका पक्षी नहीं है, ये गलत है। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही मिलान है, सही मिलान कौन सा किया गया यहाँ पर। देखिए फिनाइल 150 की हम बात करते हैं, फिनाइल कीटोन यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, लिंग लगन, अप्रभावी बीमारी, निरंतर खून बहना, ये तो सही है आपका, ये तो सही दे रखा है, मतलब सी किसमें है, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड आपका राइट हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें, देखिए हीमोफीलिया जो होता है ये लिंग संलग्न रोग है, अप्रभावी बीमारी है, निरंतर रक्त का बहना इसमें लगातार जारी रहता है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देता हूं कि सिकल सेल एनीमिया है ये एलिंग अप्रभावी विशेषक है या एलिंग अप्रभावी बीमारी है, और ये इसमें क्या होता है, आरबीसी जो होता है इसका जो आकार है वो सिकल सेल यानी कि हंसियाकार हो जाता है। फिनाइल कीटोन यूरिया की हम बात करें तो ये एलिंग अप्रभावी कारक के कारण होता है, या एलिंग अप्रभावी बीमारी है एक, और इसमें व्यक्ति है वो मंद बुद्धि पैदा होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 151। नीचे दिए गए 4 कथन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करके डीएनए खंडों को अलग अलग करने से संबंधित असत्य कथनों को पहचाना, यानी कि नीचे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से संबंधित 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से उस कथन की पहचान करनी है जो गलत दे रखे हैं, ठीक है ना, गलत दे रखे हैं उनकी पहचान करनी। देखिए डीएनए धनात्मक आवेशित अणु होता है ये तो, और ये एनोड किनारे की तरफ जेल पर भरा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला ही गलत है यहाँ पर। डीएनए टुकड़े जेल की सतह के साथ ही यात्रा करते हैं, जेल की सतह के साथ ही यात्रा करते हैं, और जेल की सांद्रता डीएनए की चलन पर कोई प्रभाव नहीं डालती, ये भी गलत है।
डीएनए के छोटे टुकड़े इसके द्वारा लंबा रास्ता तय करते हैं। ये ठीक है कि डीएनए के छोटे टुकड़े होते हैं वो लंबी दूरी तय करते हैं, बड़े होते हैं वो कम दूरी तय करते हैं। शुद्ध डीएनए प्रत्यक्ष रूप से पराबैंगनी प्रकाश से अनावृत करके देखा जा सकता है। शुद्ध डीएनए, ये भी गलत हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। केवल एक थर्ड ऑप्शन है वो सही दे रखा और गलत दे रखे। निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता सही है, कौन से हैं जो कि सही दे रखे हैं, और नीचे कोड के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। देखिए, मार्जक या स्क्रबर जिसे हम कहते हैं, तो ये हो जाएगा जल या लाइम फुआर। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। विसर्जन कोरोना, बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैव निम्नीकरण कार्बनिक पदार्थ, शैवाल प्रस्फुटन, मछलियों का मरना। तो ये सभी मिले हुए दे रखे हैं, तो ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। सावधानी पूर्वक पढ़ने के पश्चात सत्य कथनों को चयन कीजिए, यानी कि सही से पढ़ना है और सही कथन कौन से हैं उनकी आपको पहचान करनी है, और पहचान करके नीचे कोड दे रखे हैं, उन कोड के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। यहां पर सही कौन सा है, केवल आपका ये डी ऑप्शन सही है। उत्प्रेरक परिवर्तन में बिना जले हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में बदल जाते हैं। उत्प्रेरक परिवर्तन में कैटालाइटिक कन्वर्टर जो होते हैं उसमें हाइड्रोकार्बन ही बिना जले ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए जो CBPB यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग 2.5 कणक आकार अथवा इससे कम मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2.5 कणक आकार इससे कम मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ये जिम्मेदार हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए वायुयान की उड़ान 150 डेसिबल शोर उत्पन्न करती है जो हमारे कान की पर्दों को क्षतिग्रस्त कर देती है। तो यहाँ पर 150 डेसिबल तो दे रखा है। देखिए वायुयान की उड़ान 150 डेसिबल शोर उत्पन्न करती है जो हमारे कान के पर्दे को क्षतिग्रस्त कर सकता है। एक मिनट, ये देखिए ये भी सही है आपका, ये भी सही है, बी भी सही है। 1999 में दिल्ली सरकार के सबसे ज्यादा प्रदूषित 41 शहरों में 7वां स्थान था। तो ये हो जाएगा, इसमें चौथा स्थान था, 7वां नहीं था, ये गलत है। तो बी और डी किसी में है, बी और डी किसी में नहीं है, तो हम ये इसलिए डी को किया है यहाँ पे, ये भी आपका सही। 154 नंबर का क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज के नामकरण में प्रथम शब्द और बाद के लगातार 2 शब्द दर्शाते हैं। यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो एंजाइम है इसका जब नामकरण करते हैं तो उसमें प्रथम शब्द और बाद के जो 2 शब्द हैं वो क्या दर्शाते हैं, एक तो वंश दर्शाते हैं और एक जाति दर्शाते हैं, वंश और जाति। तो ऑप्शन 154 में 154 में आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, वंश और जाति। कौन से जंतु अभिसारी विकास को दर्शाते हैं, इनमें से कौन से जंतु हैं जो अभिसारी विकास को दर्शाते हैं 155 में? तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा लेमर, और जो धब्बेदार कस्कस हैं ये क्या करते हैं, अभिसारी विकास को दर्शाते हैं। अभिसारी या इसे हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी कह देते हैं। डीएनए अंगुली छापी या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, इसकी स्टेप्स दे रखी हैं जो आपको आनी चाहिए। तो 156 में आपका आंसर क्या होगा, देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम डीएनए को अलग करते हैं, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज के द्वारा इसका पाचन कराकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदला जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट्स को अलग करते हैं उसके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग, और यह तकनीक शुरू में एलेक्स जेफरी के द्वारा विकसित की गई। तो सभी सही दे रखे हैं, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। एक टेम्पलेट स्ट्रैंड नीचे दिया गया, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड नीचे दिया गया है, और दिए गए डीएनए से अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद में आरएनए का अनुक्रम क्या होगा, आरएनए का अनुक्रम क्या होगा, जहां पर थाइमिन दे रखा है वहां पर यूरेसिल कर दो और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। सॉरी, जहां पर एडेनिन दे रखा ना उसके सामने आपको यूरेसिल करना है, थाइमिन की जगह एडेनिन करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। जहां पर आपको एडेनिन दे रखा है यहां पर तो यूरेसिल कर दो, देखिए इसमें नहीं है यूरेसिल, इसमें है, ठीक है, और ये भी गलत हो जाएगा। और यहां पर ए दे रखा है, ठीक है। इसके बाद में ये सेम रहेगा, फिर ए आ रहा तो ए के स्थान पे यू आ गया, यहाँ पे यू आ गया, ठीक है। टी के स्थान पर ए है
और ये यहाँ पर 5 डेज 3 डेज है तो 5 डेज होगा, तो ऑप्शन थर्ड ही आपका राइट हो जाएगा। कहने का मतलब जहां पर ए है डीएनए में वहां पर आपका यूरेसिल हो जाएगा, क्योंकि थाइमिन आना चाहिए, थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल हो जाएगा। जहां पर थाइमिन है और वो आपके आरएनए में क्या हो जाएगा, एडेनिन हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन कौन सा है यहाँ पर वो पता करना है, और कोड के अकॉर्डिंग इसका भी आंसर आपको देना। 158 में देखिए असत्य कथन, हेमोरेक्टस का जीवाश्म जावा में खोजा गया। इस स्टोर सेंट्रल एशिया में संभवतः निएंडरथल मानव रहते थे। डार्विन के अनुसार किसी व्यक्ति के अपने को बचाने की क्षमता फिटनेस थी। डार्विन के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को बचाने की क्षमता फिटनेस थी। इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म बिस्टन बेटुलेरिया से संबंधित है, तो यहाँ पर गलत पूछा तो गलत ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, ये गलत है, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं। फर्स्ट है पादप प्रजनन पादप प्रजातियों का एक उद्देश्यपूर्ण परिचालन है। पादप प्रजातियों का एक उद्देश्यपूर्ण परिचालन है ताकि वांछित पादप किस्में तैयार हो सके और यह किस्में खेती के लिए अधिक उपयोगी है। अच्छा उत्पादन करने वाली एवं रोग प्रतिरोधी होती है। अच्छा उत्पादन और रोग प्रतिरोधी होती है। इस सेकंड कथन कह रहा है कि आनुवांशिक परिवर्तनशीलता किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूल आधार होती है। आनुवांशिक परिवर्तनशीलता किसी भी प्रजनन कार्यक्रम का मूल आधार होती है। तो 159 की हम बात करें तो 159 में जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा यहां पर। ठीक है, दोनों ही सही है। 160 नंबर का क्वेश्चन है। कथन फर्स्ट कह रहा कि जीन चिकित्सा द्वारा खास तौर से आनुवांशिक रोगों को दूर करने के लिए व्यक्ति विशेष की कोशिकाओं व ऊतकों में जीन को प्रवेश कराते हैं। जीन चिकित्सा द्वारा खास तौर से आनुवांशिक रोगों को दूर करने के लिए किसी भी व्यक्ति के अंदर या व्यक्ति विशेष की कोशिकाओं में या ऊतकों में जीन को प्रवेश करवाया जाता है। सेकंड कथन कह रहा है जेनेटिकल मॉडिफाइड या आनुवांशिक रूपांतरित जीव जो होते हैं, जो पौधे हैं, इनका उपयोग फसल उत्पादन घटाने, फसल उत्पादन नुकसान में बढ़ोतरी व फसलों का प्रतिबंधों के प्रति अधिक सहनशील बनाने में अत्यंत उपयोगी है। तो यहाँ पर 160 में जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। सेकंड होने का मतलब क्या होता है, आपका सेकंड गलत होता है। उत्पादन बढ़ाने में करते हैं, कम करने में नहीं करते हैं। 161 है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता गलत, गलत कौन सा मिलान किया गया यहाँ पर 161 में? 3 सही दे रखे हैं, आपका 1 गलत दे रखा। कौन सा गलत है देखते हैं। देखिए, रोगों की प्रारंभिक पहचान संभव होती है ये एलिजा टेस्ट के द्वारा। उपचार की परंपरागत विधियां क्या है? मूत्र विश्लेषण, यूराइन एनालिसिस करके। रोगों की प्रारंभिक पहचान सीरम विश्लेषण, नहीं ये गलत हो जाएगा, सीरम विश्लेषण नहीं होता है। एलिजा है प्रतिजन प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया है, तो ये ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड आपका गलत दे रखा, यही हो जाएगा। बार्बलर्स के द्वारा संसाधन विभाजन को किसने प्रस्तुत किया था? बार्बलर्स के द्वारा संसाधन विभाजन को किसने प्रस्तुत किया था? तो 162 में जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। मेक ऑर्थर ने प्रस्तुत किया था। कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं। कुछ जीव तापमानों के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं और खूब बढ़ते हैं इसमें। ये क्या कहलाते हैं? स्टेनोथर्मल, यूरीथर्मल, मीजोथर्मल या कोई नहीं। थर्मल से संबंधित है, तीनों में ही थर्मल दे रखा है। तो यहां पर देखिए आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। इसे हम यूरीथर्मल कह देते हैं। कथन दे रखे हैं, एक कथन दे रखा है, एक कारण दे रखा है। कथन कह रहा कि सभी पक्षी होम्योथर्मस होते हैं। सभी पक्षी होम्योथर्मस होते हैं। और कारण कह रहा कि शत्रुमुर्ग उड़ने वाला पक्षी नहीं है। तो ये तो दोनों अलग अलग सेंटेंस हो गए ना। शत्रुमुर्ग उड़ता तो नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन है पक्षी, लेकिन दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बता रहा है। कथन तो दोनों ही सही है आपकी, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। वे पादप जिनमें प्रकाश की अवधि के एक्सपोजर एवं पुष्पन प्रेरित करने में कोई संबंध नहीं होता। वे पादप हार्मोन कौन से हैं? या पादपों के प्रकार आपको पता ही है। दीप्तकालिता या प्रकाश के आधार पर इनको बांटा गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है कि वे पादप जिनमें प्रकाश की अवधि को बढ़ाने या कम करने से उसके पुष्पन में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? तो ये आपके तटस्थ या डे नेचुरल प्लांट हो जाएंगे। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन संगठित पदार्थ में सम्मिलित नहीं है? संगठित पदार्थ में कौन सा है जो कि सम्मिलित नहीं है? आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, थ्रोम्बोसाइट में और सीरम। तो 166 की हम बात करें तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, जो सीरम होता है ये आपके संगठित पदार्थ में नहीं शामिल किए जाते हैं। फेसिकल्स क्या है? तो फेसिकल है संयोजी उत्तक पेशीय बंडल्स होते हैं। सी। कथन फेस्ट कह रहा कि एक वयस्क मनुष्य प्रतिदिन औसतन 1 से 1.5 लीटर मूत्र उत्सर्जित करता है। एक कोई भी वयस्क मनुष्य है जो स्वस्थ है वो प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर क्या करता है? मूत्र उत्सर्जित करता है। सेकंड कथन कह रहा कि एक वयस्क मनुष्य औसतन 250 से 300 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है। 250 से 300 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो 168 की हम बात की तो 168 में आपका आंसर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही है आपका, लेकिन सेकंड गलत दे रखा है, ये 250 से 300 ग्राम नहीं होता। सी अर्चिन में डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड है, सी अर्चिन है उसमें डीएनए क्या है? डबल स्टैंडर्ड है। 17% साइटोसिन है, क्षार प्रदर्शित करता है। इस डीएनए में उपस्थित दूसरे तीनों क्षारों का प्रतिशत संभव होगा। देखिए साइटोसिन कितना है? 17 है। तो साइटोसिन 17 है, इसका मतलब जो ग्वानिन होगा वो भी आपका क्या होगा? 17 ही होगा। अब साइटोसिन 17 टोटल 100 होता है, टोटल 100 होता है चारों को मिलाकर के, तो ये 34 हो गया है ना। और 100 में से 34 निकालेंगे कितने बच जाएंगे? ये 6 और ये आपके 9 में से 3 गए, ये 6, 66 हो गई। तो इसका मतलब आपका एडेनिन 33 होता है और आपका जो थाइमिन होता है ये भी 33 होता है। तो ये किस में दे रखा है? एक मिनट रुकना, कौन से में होगा? 169 में आपका फर्स्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। अरे एक मिनट, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। 17% ग्वानिन, देखिए 17 और 33 एडेनिन और 33। आपको ये जो 12 क्या बोलते हैं चारगाफ का नियम है वो पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आंसर निकलता है। 170 का है वह तकनीक जिसे युग्मक इंट्राफेलोपियन स्थानांतरण, युग्मक इंट्राफेलोपियन स्थानांतरण, जाइगोट इंट्राफेलोपियन स्थानांतरण ट्रांसफर, चिप्ट जिसे हम कहते हैं, उन महिलाओं के लिए सिफारिश किया जाता है। उन महिलाओं के लिए सिफारिश, कौन सी महिलाओं के लिए उपयोगी है? जिप्ट, जी गेमेट, हाँ जाइगोट युग्मक है, सॉरी जाइगोट नहीं युग्मक है, तो जी होगा, जिप्ट जी होगा ये, सॉरी। तो 170 की हम बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा जिन जो ओवम का निर्माण नहीं कर सकती उसके लिए ये क्या किया जाता है? युग्मक इंट्राफेलोपियन स्थानांतरण टेक्निक काम में ली जाती है। विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन किसमें पाया जाता है? विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन है ये किसमें देखने को मिलता है? तो विषम युग्मकी प्रकार का लैंगिक जनन इन सभी में पाया जाता है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी सभी में देखने को मिलता है। किस अवस्था में गुणसूत्र की संरचना, आकार, संख्या का अध्ययन करना सरल होता है? सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है जिसमें इनका अध्ययन कर सकते हैं, गुणसूत्र का संरचना, आकार और संख्या का? तो ये अवस्था कौन सी होती है? मेटाफेज अवस्था होती है, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन बैक्टीरियल बीमारी है? बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? प्लांट डिजीज के नाम दे रखी हैं, तो इसमें से आपको बतानी कौन सी है बीमारी है जो बैक्टीरिया के द्वारा होती है। साइट्रस कैंकर हो जाएगा। साइट्रस कैंकर है ये नींबू में और ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। इसके अलावा क्रूसीफर का व्हाइट रस्ट है, ये कवक के कारण होती है। आलू का अर्ली ब्लाइट, ये भी कवक के कारण, ये भी कवक के कारण। प्रकाश रासायनिक चरण में सम्मिलित नहीं होता। प्रकाश रासायनिक चरण में देखिए प्रकाश का अवशोषण होता है, ठीक है, जल का टूटना और ऑक्सीजन का उत्सर्जन, ये भी ठीक है। एटीपी तथा NADPH का बनना, ये भी ठीक है। CO2 का स्थिरीकरण, ये तो आपका अप्रकाशिक अभिक्रिया में होता है। 174 में डी हो जाएगा 4। 175 है बीजाणुविद का पूर्णतः मुक्त जीवन नहीं पाया जाता। बीजाणुविद का पूर्णतः मुक्त जीवन नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता? ये कुछ एग्जांपल्स दे रखी हैं जो आपके टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट्स के मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको आता है तो आराम से इसका आंसर दे देंगे। तो 175 में आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 4 ऐसे हैं यहाँ पर जिनमें बीजाणुविद है वो पूर्णतः मुक्त नहीं पाया जाता। कौन कौन से देखिए, नर और मादा गेमेटोफाइट का पूर्णतः मुक्त जीवन सामान्यतः नहीं पाया जाता। किसमें? एक तो जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, इनमें पूर्णतः मुक्त जीवन नहीं पाया जाता है गेमेटोफाइट का।
ठीक है। और गेमेटोफाइट का मुक्त नहीं होता है तो इसकी जिम्नोस्पर्म में जैसे पाइनस, साइकस, सीड्रस, सिकुआ। शैवाल और ब्रायोफाइट ऐसे होते हैं जिनमें स्पोरोफाइट है वो पूर्णतः मुक्त जीवन नहीं पाया जाता। देखिए दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। अगर आपका पूछ ले क्वेश्चन कि स्पोरोफाइट है वो मुक्त जीवन किसमें नहीं पाया जाता तो वो सवाल ब्रायोफाइट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ ले कि गेमेटोफाइट पूर्णतः मुक्त जीवन किसमें नहीं पाया जाता है तो वो आपका एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 76। कुछ पौधे की ग्रंथिकाएं वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के साथ साथ स्थिर नाइट्रोजन को यूरिड्स के रूप में भेज देती है। कुछ पौधों की ग्रंथिकाएं वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के साथ साथ स्थिर नाइट्रोजन को यूरिड्स के रूप में भेज देती है। इन यौगिकों में होता है क्या? होता है इन यौगिकों में नाइट्रोजन उच्च होता है क्या? 176। इसमें नाइट्रोजन है वो, नाइट्रोजन का अनुपात है वो उच्च होता है कार्बन की अपेक्षा। कार्बन की तुलना में नाइट्रोजन अधिक होता है। नीचे दो कथन दे रखे हैं। कथन फर्स्ट कह रहा कि कोशिका विभाजन केवल बहुकोशिकीय जीवों में होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन केवल बहुकोशिकीय जीवों में होने वाली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कोशिका चक्र को दो मूलभूत अवस्थाओं में बांटा गया है। दो मूलभूत अवस्था में बांटा गया है कोशिका चक्र को। तो 177 की हम बात करें तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट गलत दे रखा है और सेकंड आपका सही है, क्योंकि ये कोशिका विभाजन बहुकोशिकीय में नहीं, ये एक कोशिकीय में भी होता है। असत्य कथन कौन सा है इनमें से आपको बताना। नीचे कोड है, इन कोड के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। अंतःस्रावी ग्रंथियों में अत्यधिक विकसित नलिकाएं होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में, अच्छा असत्य छांटना है तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या होती है? नलिका होती नहीं है और यहाँ पर विकसित नलिका दे दिया, मतलब ये गलत है। कलश कोशिकाएं बहिस्रावी ग्रंथि है। कलश कोशिकाएं बहिस्रावी ग्रंथि, ये ठीक है, ये बहिस्रावी होती है। पाचक एंजाइम अंतःस्रावी श्रावण, नहीं, पाचक एंजाइम तो बहिस्रावी श्रावण है, ये भी गलत हो जाएगा। घनाकार स्तंभकार उपकला ग्रंथि की तरह कार्य करते हैं, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ए और सी कौन से में? ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। 179 निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता गलत है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो कि इनकरेक्ट मैच किया गया है? इनकरेक्ट मैच कौन सा किया गया है? तो यहाँ पर हम बात करें तो 179 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। देखिए पसलिया 24 होती है, 12 जोड़ी होती है, ठीक है। उरोस्ती 1 होती है जो आगे स्टर्नम होती है, ये उरोस्ती होती है। पटेला ये 4 लिम्ब नहीं होती है, हाइंड लिम्ब के अंदर होती है पटेला। जो आपका घुटना होता है, घुटने के ऊपर जो ढकनी पाए जाते हैं उसे पटेला कहते हैं। तो ये अग्रपाद में नहीं, पश्चपाद में होती है। उपांगीय कंकाल पाद, ये ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। पायरिनोइड क्या है? तो पायरिनोइड प्रकाश संश्लेषण के लिए वर्णक रखने वाला पिंड है, भोजन संचय करने वाला पिंड है, श्वसन के लिए वर्णक रखने वाला पिंड है। तो यहाँ पर 180 में आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। भोजन संचय करने वाले पिंड होता है जो कि क्लोरोफाइसी वर्ग के अंदर हमें सामान्यतः देखने को मिलता है। एक रसायन संवेदी क्षेत्र जो कि लय केंद्र के एकदम पास में होता है। लय केंद्र, रिदम सेंटर जो होता है उसके पास में एक रसायन संवेदी क्षेत्र होता है जो कि अत्यधिक संवेदी होता है। किसके लिए यह अत्यधिक संवेदी होता है? तो 181 की हम बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका एक तो होता है आपका CO2 के लिए अत्यधिक संवेदी होता है। अगर श्वसन से संबंधित हो तो ऑब्वियसली आपका CO2 होगा और ऑक्सीजन होगा। मतलब एक मिनट, हाँ सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया। एक तो CO2 होगा और एक आपका H+ आयन होगा, तो मतलब ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन कौन सा होगा इसमें? कोड के अकॉर्डिंग, इसका भी आंसर आपको कोड के अकॉर्डिंग देना। देखिए प्रथम क्लोरोफिल थैलोफाइट शैवाल हैं। क्लोरोफिल जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है शैवाल है, वो सही है। ये तो प्रथम भ्रूण विहीन थैलोफाइट ब्रायोफाइट है। भ्रूण विहीन थैलोफाइट प्रथम, ये ब्रायोफाइट। प्रथम भ्रूण युक्त या सवन युक्त विहीन पौधे टेरिडोफाइट हैं। सवन युक्त इनमें तो पाया जाता है टेरिडोफाइट में, मतलब ये गलत और ये भी गलत हो जाएगा। बीज प्रकृति सिलेजिनेला में पाई जाती है, हाँ ये ठीक है। प्रथम बीज युक्त पौधे अनावर्त बीजी हैं, ये भी ठीक है। तो ADE ऑप्शन सेकंड आपका राइट होगा। निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, फर्स्ट और दूसरा कारण दे रखा है कि कथन कह रहा कि सभी जड़ पॉजिटिवली जियोट्रोपिक नहीं होती है। जियोट्रोपिक जड़ तो सभी जियोट्रोपिक ही होती है, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं इसमें। जो रेस्पिरेटरी रूट होती है वो आपकी जियोट्रोपिक नहीं होती है। तो ये देखते हैं किस प्रकार से ये सही होता है।
कारण कह रहा कि राइजोफोरा में बहुत सी जड़ भूमि से ऊपर वायु क्षेत्रों में निकलती है। देखिए इसका कारण भी दे दिया है कि कुछ जड़ें होती हैं जो कि जियोट्रोपिक नहीं होती है। मतलब ये दोनों ही कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड के बीच की छोटी अवस्था को क्या कहते हैं? यानी कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच में जो छोटी सी अवस्था पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? इसे इंटरफेज कहते हैं, इंटरकाइनेसिस या जनरेशन टाइम या सिंथेसिस फेज कहते हैं। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन इसका आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, इंटरकाइनेसिस कहते हैं इसे, अंतरलाभ। केल्विन चक्कर और हेचलेक चक्कर, केल्विन चक्कर C3 और हेचलेक C4 का प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा होगा? देखिए केल्विन चक्कर में तो C3 क्यों कहते हैं कि 3 कार्बन युक्त प्रथम स्थायी उत्पाद होता है जिसे हम फोस्फोग्लिसरिक एसिड कह देते हैं, ठीक है। और C4 मतलब 4 कार्बन युक्त होता है और 4 कार्बन युक्त यहाँ पर जो होगा वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो 3C और 4C ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। 6 जगत वर्गीकरण पद्धति में कौन से किंगडम को 2 डोमेन में बांटा गया? यानी कि पंच जगत तो हम सभी ने पढ़ा है, 6 किंगडम सिस्टम जो दिया था क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसमें कौन से किंगडम को 2 डोमेन में बांटा गया था? 2 डोमेन में बांटा गया था। तो 186 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। मोनेरा किंगडम है उसको 2 किंगडम में डिवाइड किया गया था, मोनेरा किंगडम को। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 187, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में किस पोषण स्तर पर मनुष्य को रखा जा सकता है? ये पोषण स्तर दे रखे हैं, इनमें से किस पर आपको मनुष्य को रख सकते हैं? देखिए द्वितीय पोषक स्तर, तृतीय, प्रथम, चतुर्थ। तो नीचे कोड के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। द्वितीय पोषक स्तर पे रख सकते हैं, ठीक है, तृतीय पे रख सकते हैं और चतुर्थ पे रख सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। किसी क्षेत्र में जब अनुक्रमण की शुरुआत होती है तो उस क्षेत्र में क्या बदलाव होता है? कोई भी क्षेत्र है जहां पर अनुक्रमण होता है, सक्सेशन की क्रिया होती है या इसकी शुरुआत होती है, तो वहां पर क्या परिवर्तन हमें देखने को मिलता है? तो यहाँ पर देखिए कौन से परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पौधों की संख्या प्रकार में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जंतु की संख्या प्रकार में देखने को मिलता है, अपघटक ये भी देखने को मिल सकता है, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। साधारणतः हम बात करें जो पारिस्थितिक अनुक्रमण होता है उसमें वानस्पतिक परिवर्तन है वो मुख्य रूप से केंद्रित होता है। इसमें देखिए जानवरों के खाद्य, शरण स्थल ये सभी प्रभावित होते ही हैं और जैसे जैसे अनुक्रमण बढ़ता है तो उसमें जानवरों की प्रकार है, संख्या है, अपघटक है, ये भी बदलते रहते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है कितनी अनुरूपता ग्रीन हाउस गैसों के लिए सही है? इनके परसेंटेज दे रखी हैं, तो कितने हैं यहाँ पर जो कि करेक्ट मैच किए गए हैं और इनके कोड भी दे रखे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो 2 यहाँ पर सही दे रखे हैं। देखिए कौन कौन से सही दे रखे हैं। सबसे ज्यादा कौन करता है? तो सबसे ज्यादा CO2 करता है, मतलब CO2 60%, ये तो सही दे रखा है। इसके बाद में कौन सा होगा? इसके बाद में आपका हो जाएगा मैथेन हो जाएगा, मैथेन 20% दे रखा, ये भी आपका सही है, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका नंबर CFC का। CFC ये 30 नहीं होता, ये 14% होता है और ये डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये आपका 6% होता है। तो ये 2 गलत दे रखे हैं, 2 सही दे रखे हैं, ठीक है। 190 का है पारितंत्र में नेट प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सकल प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जो इकोसिस्टम है उसमें नेट प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है या नेट प्राथमिक उत्पादकता है वो सकल प्राथमिक उत्पादकता से कम होती है। कारण क्या है इसका? सकल प्राथमिक उत्पादकता से प्रकाश संश्लेषण के दौरान हुई क्षति को घटा देते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादकता है, इससे प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो क्षति हुई है उसको घटा दिया जाता है, तो हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है। यानी कि जो टोटल या फिर कह सकते हैं कि ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से जो प्रकाशिक संश्लेषण के दौरान जो हानि हुई है उसको घटा दें तो हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 190 की हम बात की तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट तो आपका बिल्कुल सही है लेकिन सेकंड गलत दे रखा है। 191 है विश्व की प्रमुख जीवोम, विश्व की प्रमुख बायोम्स या जीवोम में से
किसमें सर्वाधिक औसत वार्षिक तापमान पाया जाता है? जो प्रमुख जीवोम हैं, बायोम्स हैं, उनमें किसमें सर्वाधिक तापमान है वो पाया जाता है? तो इनमें आपका आंसर सीधा ही मरुस्थल पे जाएगा, लेकिन मरुस्थल नहीं होता, जो घास के मैदान होते हैं उसमें सर्वाधिक औसत तापमान होता है। कितने जीवमंडल आरक्षितिया भारत में उपस्थित हैं? कितने जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, कितने जैवमंडल हैं जो आरक्षित हैं वो भारत में उपस्थित हैं? कितने जैवमंडल आरक्षित भारत में उपस्थित हैं? तो बायोस्फीयर रिजर्व कितने? 25 ऐसे हैं जो कि भारत में उपस्थित हैं। कथन कह रहा कि उष्ण कटिबंध वास स्थान में शीतोष्ण क्षेत्रों से ज्यादा जैव विविधता होती है। उष्ण कटिबंध वास स्थान में शीतोष्ण क्षेत्रों से ज्यादा जैव विविधता होती है। जैव विविधता तो सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंध में मिलती है। चलो देखते हैं इसको आगे। कारण है कि उष्ण कटिबंध वास स्थान में शीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है। यानी उष्ण कटिबंध वास स्थान में शीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है और उष्ण कटिबंधीय पर्यावरण कम मौसमी परिवर्तन दर्शाते हैं। अच्छा, ये ऊपर वाला थोड़ा सा मैंने समझने में गलती कर दी। देखिए, उष्ण कटिबंध वास स्थान में शीतोष्ण क्षेत्रों से ज्यादा विविधता होती है, तो ये भी सही है, ये भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। 193 में फोर्थ ऑप्शन आपका 193 है ना। एक मिनट, ये मैंने एक क्वेश्चन आपको गलत बता दिया है। देखिए, ये थर्ड ऑप्शन होगा यहाँ पे, ये 25 नहीं है, ये थर्ड होगा 14, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ आपका सही है। 191, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 93 हो गया। 94, असत्य कथन का चयन करना। आनुवांशिक विविधता जातियों में पाई जाती है। जातीय विविधता का निर्माण किसी क्षेत्र में पाया। असत्य कथन का चयन करना। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाली जातियों के प्रकार से होता है। पारिस्थितिकी विविधता का निर्माण विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा होता है। तो 194 की हम बात करें तो इसमें आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पर कोई सा भी नहीं है जो गलत दे रखा है, ठीक है। 195 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे दिए गए दो कथन है। कथन फर्स्ट कह रहा कि बसंत दारू, जिसे हम स्प्रिंग वुड कहते हैं, स्प्रिंग वुड, और एटम वुड, शरद दारू द्वितीयक जाइलम के प्रकार होते हैं। बसंत दारू और शरद दारू द्वितीयक जाइलम के प्रकार हैं, ये सही है। वात कथन सेकंड कह रहा है वातरंध्र गैसों के आदान प्रदान में सहायक होते हैं, ये भी सही है। मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। 196, नीचे दिए गए दो कथन हैं। फर्स्ट कथन कह रहा कि क्यूटिकल जड़ों में अनुपस्थित होता है। जड़ों में क्यूटिकल नहीं पाए जाते, बिल्कुल सही है। प्रत्येक रंध्र में सेम के आकार की दो कोशिकाएं होती है, जिन्हें मास्ट कोशिकाएं कहते हैं। सेम के आकार की दो कोशिकाएं जिन्हें मास्ट कोशिकाएं कहते हैं, जो कि रंध्रीय छिद्र को बंद किए रहती है। मास्ट थोड़ी गार्ड कोशिकाएं कहते हैं इसे। तो यहां पर हम बात करें 196 का आंसर क्या होगा, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि पहला तो बिल्कुल सही है लेकिन सेकंड गलत है। इसे मास्ट न कहकर के गार्ड कोशिकाएं कहते हैं। 197 का है। नीचे दिए गए दो कथन हैं। मटर में तना सुरक्षा के लिए थोरन में बदल जाता है। मटर में तना जो होता है सुरक्षा के लिए थोरन में बदल जाता है, कांटे में। और कद्दू में पत्ती चढ़ने के लिए परतान में बदल जाती है। कद्दू आपने देखा होगा, उसमें पत्ती चढ़ने के लिए ऐसे परतान में बदल जाती है, सारा प्रदान करने के लिए। तो 197 में जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही गलत दे रखे हैं। इसमें थोरन नहीं, जबकि इसमें सुरक्षा के लिए परतान बनता, ठीक है। नीचे दिए गए दो कथन हैं। फर्स्ट कह रहा कि ई कोलाई का ट्यूमर प्रेरित करने वाला टीआई प्लाज्मिड क्लोनिंग संवाहक के रूप में अब रूपांतरित कर दिया गया है। सेकंड कह रहा कथन कह रहा सेकंड पस्ट विषाणु के पास सामान्य कोशिका को कैंसर जनक कोशिका में रूपांतरित करने की क्षमता होती है। रेट्रोवायरस में जो सामान्य कोशिका है उसको कैंसर जनक कोशिका में रूपांतरित करने की क्षमता होती है। तो ये तो आपका सही है, लेकिन फर्स्ट आपका यहाँ पे गलत है। तो 198 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट बिल्कुल ही गलत है, सेकंड सही है। 199 में बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन है वानस्पतिक संग्रहालय प्राय शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं, ये सही है। इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा में स्थित है। इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा में स्थित है। तो यहाँ पर हमारे ये दोनों ही सही हो जाएंगे, ऑप्शन फोर्थ राइट होगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है
कथन फर्स्ट कह रहा कि चिकनी पेशी दिखने में रेखित दिखाई देती है, और कथन सेकंड कह रहा चिकनी पेशी अनैच्छिक न्यूरोजेनिक होती है। देखने में रेखित थोड़ी होती चिकनी पेशी, तो ऐसी होती है, तो एक केंद्र होता है इसमें, मतलब ये फर्स्ट वाला तो गलत है। अनैच्छिक न्यूरोजेनिक होती है, तो 200 के अंदर हम बात करें तो 200 में आपका आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाए। फर्स्ट आपका गलत है और सेकंड सत्य है। तो इस प्रकार से हमने 100 फर्स्ट पार्ट में, 100 सेकंड पार्ट में और 100 आज के पार्ट में टोटल 300 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन कैसे लगे हैं कमेंट करके जरूर बताना। यदि अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए आपके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो थोड़ा सा आपका भी बनता है, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट तक ये पहुंच सके। तो विश्वास रखिए इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। टोटल 1000 से ऊपर क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और पूरी एनसीईआरटी जो 11th और 12th क्लास को मैंने कंबाइंड किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।